गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अखबार पर हम जब नज़र डालते हैं तो देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक अपने को दिखाई देती है। कहीं कौन सा निर्णय दिया गया है, किस मुकदमे पर क्या निर्णय लिया गया, ये अखबार पर हमको पढ़ने को मिलता है। समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें पढ़ने को मिलती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि आपने इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया भी अपनाई जाती है और जो अपराधी होते हैं, जो गुनाहगार होते हैं, उनको सजा दी जाती है। जो निरपराधी होते हैं उनको न्याय दिया जाता है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है, क्योंकि शासन के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और इसमें से यह न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है। और इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्थाएं बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। तो हम ये भी देखेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलाने की, ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो इस अध्याय में पढ़ेंगे, न्यायपालिका का परिचय करेंगे, भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी है ये देखेंगे, उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुसार किस तरह हुआ है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है, न्यायाधीशों की अर्हता क्या होती है और न्यायाधीशों का कार्यकाल। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है हमारे देश में कानून का शासन चलता है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं कानून। और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा अपनाई जाती है और उस प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाकर वह निर्णय दिया जाता है। और कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था भी है। और इस व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं, क्योंकि न्याय मिलाना हर किसी का अधिकार होता है। और राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी स्वतंत्र, मतलब भारतीय स्वतंत्र लोकतंत्र की एक व्यवस्था बन गई है और यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका भी निभाती है। और इस भूमिका को केवल हम इसलिए निभा पाते हैं क्योंकि यह स्वतंत्र न्यायपालिका है। मतलब किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर कोई काम नहीं करते हैं, किसी से डर कर काम नहीं करते हैं, या कोई बताएंगे तो काम नहीं करते हैं। तो क्या है, वो स्वतंत्र न्यायपालिका है। अपने मत से वह निर्णय लेते हैं। जो सही है सही बताएंगे, जो गलत है गलत बताएंगे, और इसीलिए हम इसको स्वतंत्र न्यायपालिका कहेंगे। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी है देखिए। समझने की बात करते हैं कि भारत में उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया है। और यह इसकी स्थापना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। मतलब कि इसके पहले संघीय न्यायालय था और बाद में यह हमारे देश में उच्चतम न्यायालय का स्वरूप ले लिया। और उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, क्योंकि इसके पहले, मतलब ब्रिटिश जब अपने देश में राज्य कर रहे थे, तो सर्वोच्च न्यायालय, आज का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसका कार्य ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल के साथ होता था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। मतलब कि अगर भारत में जो निर्णय लिया जाता था उसका अगर उसके खिलाफ अगर अपील करना है तो हमको उस ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल के तरफ जाना पड़ता था। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के संबंध में गठन कैसा होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता, उसके न्याय क्षेत्र, उसकी शक्तियाँ, उसकी प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। ये संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच के कलमों में या अनुच्छेदों में इसको बताया गया है। दोस्तों, हम यहाँ देख रहे हैं कि भारत
उच्चतम न्यायालय का गठन, तो इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो हम यहाँ देखते हैं कि इस समय, अगर इस समय की हम बात करेंगे, क्योंकि समय समय के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती जाती है, और इसीलिए इस समय उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश है, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है। और ये जो बदलाव है, फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 31 कर दी है, और इसमें 31 मतलब 30+1, मतलब इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। और यह वृद्धि जो है, यह कौन से संशोधन, ये उच्चतम न्यायालय संशोधन के मतलब न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई है यह वृद्धि, क्योंकि इसके लिए भी कानून बनाया गया है कि कब वृद्धि करना है, कौन से कानून के अंतर्गत वृद्धि करना है। और मूलतः शुरू में अगर हम देखेंगे तो न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन क्या है, समय के अनुसार जैसे जैसे जो केसेस होते हैं, प्रकरण होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और न्यायाधीशों पर इससे क्या होता है कि काम का भार ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए समय समय के अनुसार उनकी संख्या भी बढ़ती जाती है। और 1956 में संसद में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की गई थी, और उसके बाद 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25, इस प्रकार से क्या होती है, बढ़ती चली गई। और अभी फिलहाल 31 न्यायाधीश है, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 30 न्यायाधीश होते हैं। अगला मुद्दा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अन्य न्यायाधीशों के एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है, वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की अर्हताएं, मतलब क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या क्या होती है? देखिए, उच्चतम न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए नीचे दिए गए जो अर्हताएं होती है उसको पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात है कि उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, मतलब उसको अनुभव होना चाहिए, 5 साल का अनुभव न्यायाधीश के पद पर। और दूसरी बात है, उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 साल तक वकील होना चाहिए, मतलब वकीली का करने का उसको अनुभव होना चाहिए। और तीसरी बात है, राष्ट्रपति के मत से या राष्ट्रपति के अनुसार वह सम्मानित न्यायवादी, मतलब एक प्रकांड पंडित होना चाहिए विधि क्षेत्र में। तो इस तरह से न्यायाधीश की अर्हता निश्चित की गई है। लेकिन न्यूनतम, मतलब कि कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं न्यायाधीश की अर्हता है। दूसरी बात करते हैं कि जब न्यायाधीशों की अर्हता हम समझ चुके हैं, तो न्यायाधीशों का कुछ कार्यकाल भी होता है। तो न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, वह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन अगर उनको पसंद नहीं है या कुछ कारणवश वह राष्ट्रपति को लिखित पत्र लिखकर, मतलब त्याग पत्र दे सकते हैं, और इस तरह से वो अपने पद से हट सकते हैं। इसके अलावा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा से पद से हटाया भी जा सकता है, अगर वो काम करने लायक नहीं है, उस पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप हो सकते हैं, या अन्य कुछ कारणों से अगर संसद की सिफारिश आती है तो राष्ट्रपति द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये हो गया है न्यायाधीशों का कार्यकाल। आप यह समझ सकते हैं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, यहाँ मतलब यहाँ हम 30 लिखेंगे, 25 की जगह यहाँ 30 लिखेंगे, यहाँ 30 लिखेंगे। और सीजे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाद में हाई कोर्ट आता है उसके नीचे। तो हाई कोर्ट के दायरे में डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स भी आते हैं, और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी आते हैं। और यह इन ईच डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट्स होते हैं, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस होते हैं जिसे सिविल कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं। बाद में यहाँ भी म्युनिसिपल कोर्ट्स होते हैं, न्याय पंचायत भी होते हैं। और यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन में हम देखेंगे सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स, पंचायत अदालत, तो इस प्रकार से। और मेट्रोपॉलिटन में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं, सिटी सिविल सेशन कोर्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स होते हैं। इस प्रकार से ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है हमने इसके पहले भी देख चुके हैं, फिर भी यहाँ एक डायग्राम के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका गठन हो गया है 28 जनवरी 1950 को।
और न्यायाधीश को जो होते हैं संख्या 31 होती है और मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीशों और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर की जाती है। इनकी अर्हता हमने ये भी देख चुके हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसको उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष की वकालत का अनुभव होना चाहिए और वह सम्मानित न्यायवादी मतलब प्रकांड पंडित या विधिवेत्ता होना चाहिए। और बाद में हम देखते हैं कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, क्योंकि ये न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए भी एक ये काउंसिल है, मंडल है। जजों की नियुक्ति के लिए यह स्थानांतर हेतु इसको बनाया गया है, लेकिन संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है। और 28 अक्टूबर 1998 में 3 जजों के विषय में फैसले के बाद यह प्रभावी हो गया है, ये कॉलेजियम व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय के 5 सबसे वरिष्ठ जज इसके सदस्य होते हैं और नियुक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो ये हो गए कॉलेजियम व्यवस्था और ये हो गए सर्वोच्च न्यायालय के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, अर्हता, ये समझने की कोशिश करें। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ न्यायालयों के काम भी या कार्य भी दिए गए हैं, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो यहाँ समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय ये सभी कोर्ट पर लागू होता है और बंधनकारक होता है। और कैन ट्रांसफर एससी जजेस, तो एससी जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ये ट्रांसफर कर सकते हैं ये मैटर। कैन कॉल ए केस फ्रॉम ए लोअर कोर्ट टू इटसेल्फ, मतलब ये क्या है, अगर कोई लोअर कोर्ट में केस चल रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट उनको यहाँ ट्रांसफर करवाने के कह सकते हैं। कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन एचसी टू अनदर, या सुप्रीम कोर्ट ये भी बता सकते हैं कि ये क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट भी होते हैं तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए भी कह सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। दूसरी बात है हाई कोर्ट के कुछ कार्य होते हैं। कंसीडर्स अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, अगर इस कोर्ट में कुछ मैटर चलता है, इस कोर्ट में कुछ मैटर चलता है तो इसका ये यहाँ अपील करने के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हैज़ द पावर टू इशू फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड रीट्स, मौलिक अधिकारों के संबंध में अगर कुछ वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है तो भी ये या कुछ सूचना या कुछ हरकतें मांग सकते हैं। डील्स विद केसेस ऑफ विद इन स्टेट जुरिस्डिक्शन, मतलब ये किसी एक विशिष्ट राज्य के लिए लिमिट होता है, सीमित होता है। सुपरवाइजेशन एंड कंट्रोल्स लोअर कोर्ट्स, तो ये नीचे के जितने भी अदालत होती है उन पर क्या सुपरवाइज ये और रखते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करेंगे, डील्स विद लोकल केसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सीमित होते हैं। कंसिडर्स अपील्स रिगार्डिंग लोअर कोर्ट डिसीजन, मतलब ये लोअर कोर्ट है, इसके जो डिसीजन होते हैं तो ये डिसीजन का रिव्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ अपील किया जा सकता है। डिसाइड सीरियस क्रिमिनल केसेस, तो जो गंभीर आपराधिक मामले होते हैं तो यहाँ भी इसका निर्णय दिया जाता है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं डील विद केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, तो यहाँ सबऑर्डिनेट जो प्रकार के कोर्ट्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं। तो ये हो गए अलग अलग अदालतों के अलग अलग फंक्शन और अपने अपने दायरे में वो अपने अपने निर्णय देते रहते हैं। अगली हम बात करते हैं कि हमने ये देख चुके हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इमारत है और ये भी हम देख चुके हैं कि इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बन गया और अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जिसे मतलब 1937 से लेकर 1949 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चेंबर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था और बाद में इसे 1958 में इस इमारत में उसको स्थानांतरित किया गया है। दोस्तों हम और कुछ समझने की कोशिश करते हैं इसका अतीत कि उच्च न्यायालय की जो स्थापना है सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई थी और ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे उस वक्त, मतलब 1858 के बाद जो हुआ था विद्रोह हुआ था उसके बाद ये इनकी स्थापना की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन जो है 1966 में हो गया है, तो दिल्ली का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो 1966 में हुआ है और आज देश भर में 21 उच्च न्यायालय मौजूद है और बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय है, लेकिन क्या है कुछ हाई कोर्ट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी इस्तेमाल या कार्य करते हैं कि जैसे कि पंजाब और हरियाणा है। पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है और वो है चंडीगढ़ में स्थित है वह, ठीक है। और दूसरी तरफ सातों जो उत्तर पूर्वी जो राज्य होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उनके लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक
पहुंचने के लिए कुछ न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में भी शाखाएं होती है। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे, महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो मुंबई में है, लेकिन उसके कुछ खंडपीठें भी होते हैं, जैसे कि नागपुर में है और औरंगाबाद में है, पणजी में भी है, उनके खंडपीठ होते हैं। तो ये हो गए क्या है कि अलग अलग लोगों को उनको पास में होना चाहिए, उनकी न्याय तक पहुंच होनी चाहिए, और इसीलिए ऐसी खंडपीठ का जिसको हम अलग अलग शाखाएं बोलते हैं वो भी हो सकती है। तो हम समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से मजबूत रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं या कुछ सपोर्टिंग जो होते हैं, पिलर्स जिसको बोलते हैं, तो ये है डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जुडिशियरी सिस्टम, बाद में एग्जीक्यूटिव भी है, और बाद में लेजिस्लेचर भी है, और बाद में मीडिया को भी कहा जाता है, क्योंकि मीडिया ऐसी एक चीज़ है, ये यंत्रणा होती है जो लोगों को जागरूक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसीलिए डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए मीडिया का भी होना महत्वपूर्ण होता है। तो ये है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और मीडिया, ये डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यहाँ हम जुडिशरी सिस्टम मतलब भारतीय न्यायपालिका को समझने की कोशिश की है, और अगले एपिसोड में हम समझने की कोशिश करते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है, वह किस प्रकार से न्यायदान करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए हम यही रुकते हैं।